हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे। क्या? खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि के बारे में। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि के बारे में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिरक्षण में प्रयोग होता है? परिरक्षण में क्या होता है? बेंजोइक, सोडियम बेंजोएट। देखो, सोडियम बेंजोएट एक, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaC7H5O2 होता है। इसका व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। यह बेंजोइक अम्ल का क्या है? सोडियम बेंजोएट बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। ठीक है, खाद्य परिरक्षण में प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट है, कहीं बी ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट। अगला देखो, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, डी ऑप्शन। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। कितनी बार पूछा है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा? सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोइक अम्ल, वही बात है। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के, रंगहीन, चमकदार, क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्य है, पाया जाता है। सूत्र बता ही दिया मैंने। कितना है सूत्र? क्या है? C6H5COOH इसका सूत्र है। इसके लवणों यथा सोडियम बेंजोएट का खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का, सी ऑप्शन। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते। इसलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजनी वातावरण में संकुलित किए जाते हैं, उनको नाइट्रोजन के साथ रखते हैं। ठीक, अगला, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। कौन सा? जीवाणु को मार देता है? नहीं, रासायनिक अपक्रिया की दर को कम कर देता है, बी, इसलिए प्रशीतन होता है, बी ऑप्शन है। प्रशीतन का कार्य मतलब कूल जो करते हैं, ठंडा जो करते हैं, उसका बात हो रही है। प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं, अत्यधिक ठंड की स्थिति में जीवाणु, यीस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति सीमित कर दी जाती है, गति को कम कर दिया जाता है, ये कारण होता है। ओके, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतित्रों में प्रयोग करते हैं? प्रशीतित्रों कौन सा? तो फ्रेयान को करते हैं। समझो थोड़ा इसके बारे में। घरेलू प्रशीतित्रों में जो कूलेंट होते हैं ना, रेफ्रिजरेंट होते हैं, उनमें सामान्यतः फ्रेयॉन का प्रयोग करते हैं। किसका? फ्रेयॉन को। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल होता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एनिमल चारकोल। ओके, एनिमल चारकोल यानी जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करता है। ओके, शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज होता है। कहाँ है? डी ऑप्शन, फल शर्करा, फ्रक्टोज। शहद में प्रमुख घटक में फ्रक्टोज होती है 38%, 38.2%। ग्लूकोज होता है दूसरे नंबर पर 31.3%। सुक्रोज होता है 1.3%। माल्टोज होता है 7.1%। और जल होता है 17.2%। सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज, दूसरे नंबर पर ग्लूकोज। ठीक है, शहद में। निम्न में सबसे मीठी चीनी, तो ये होगी फ्रक्टोज ही होगी, और कौन होगा? क्लियर है, सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड जो लगभग सभी फलों, शहद, कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अणुसूत्र क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का यही होता है, C6H12O6। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। कौन? फ्रक्टोज। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार क्वेश्चन। अगला देखो, बाजार में बिकने वाला एस्पर्टम कृत्रिम मधुकर है। यह एमिनो अम्लों में से बनता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? क्यों किया जाता है फिर इसको, एस्पर्टम को? एस्पर्टम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र आकृति, ये गलत है, पहला नहीं है सही। जब एस्पर्टम आहार संस्करण में प्रयुक्त होता है तब इसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता नहीं। एस्पर्टम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्गत होने पर यह सब कुछ ऐसे उपापचयों, मेटाबोलाइट्स में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देती, ये भी गलत है।
एस्पर्टम सामान्य चीनी की तुलना में कई गुना अधिक मीठा होता है, ये सही है। अतः थोड़े से एस्पर्टम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गए। चीनी से 200 गुना मीठा होता है। यद्यपि एस्पर्टम की प्रति ग्राम मात्रा शरीर द्वारा और पापचय क्रिया के 4 किलो कैलोरी उत्पन्न करती है, परंतु एस्पर्टम की बहुत कम मात्रा ही मीठा स्वाद उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसका कैलोरी अंश नगण्य है, बहुत कम है। थोड़े से तो बहुत मीठा हो जाता है, इसलिए यूज करते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है अगला। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीक शर्करा अधिक मधुकर होती है, भाई बिल्कुल राइट है। प्रतीक शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कौन सा सही है? दोनों सही है, कथन कारण सही है और व्याख्या भी है। ये व्याख्या नहीं है, कथन कारण तो सही है, बी ऑप्शन रहेगा। देखो, सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीक शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर प्राप्त की जाती है, ये बात सही है। जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुकर होती है, ये भी सही है। प्रतीक शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है। इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं, बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदान मिठास है। ये यहाँ पर देखना, ये जो इसलिए ए आर कथन कारण व्याख्या नहीं कर रहा है, ये कारण है। सुक्रोज का जल अपघटन नहीं, बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की मात्रा है, ये कारण है उसकी ज़्यादा मिठाई का, है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? तो क्या है? ऑप्शन है प्रसाधक सामग्री। देखो, इंपॉर्टेंट है, समझना क्या है। ट्राइक्लोसन सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक है, जो टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, साबुन इत्यादि में पाया जाता है। वर्ष 2017 में यूएस एफडीए क्या होता है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की घोषणा के अनुसार ट्राइक्लोसन, इंपॉर्टेंट है, ट्राइक्लोसन एंटीसेप्टिक उत्पादों हेतु सुरक्षित एवं प्रभावी नहीं है। सही है। तो ये प्रसाधन सामग्री में, टूथपेस्ट में पाए जाते हैं, कौन? ट्राइक्लोसन, इंपॉर्टेंट है ये। डी। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होती है। लेटेक्स मतलब गोंद जैसा जो निकलता है, दूध जैसा, उसको बोलते हैं, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदना निवारक भी कार्य करती है। एस्पिरिन को एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी नाम है इसका, ठीक है, एस्पिरिन का। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक, प्रति ज्वर को रोकने वाली। अगला देखो, यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक, तो कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी, शांतिकारक में पोटेशियम ब्रोमाइड का, और मिर्गी के उपचार में भी किया जाता है, ठीक है। अगला, कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़े हम लोग, इसको समझ लेना। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और रक्त प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। दूध उदाहरण है एक पायसिविलियन का, है पायस का, इमल्सन का, सी। दूध एक पायस यानी इमल्सन का उदाहरण है, जिससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व मिलते हैं। विटामिन सी नहीं है, बाकी सब मिलते हैं इसमें, दूध में। इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो भैया शहद कोलाइड नहीं है। कोलाइड की पहले समझ लो स्थिति। कोलाइड एक विषमांगी विलयन होते हैं। ये विलयन टिंडल प्रभाव अर्थात कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति दर्शाते हैं कोलाइड। शहद टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता था, ये कोलाइड नहीं है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है ना, इसलिए शहद जो है कोलाइड नहीं है, डी ऑप्शन है होगा। ओके, अगला देख लो भैया। अगला क्या है? दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है, मतलब एक रूप किया जाता है, होमोजेनाइज एक रूप। इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाए, इसकी वसा हटा दी जाए, इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाए। होमोजेनाइज मतलब एक रूप करना है। देखो समझ लो, एक रूपण मतलब होता है होमोजेनाइजेशन प्रक्रिया द्वारा दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे दूध में रसायन रूप से, जिससे वह क्या, वसा
दूध में रसायन समान रूप से जिससे वसा दूध में समान रूप से वितरित हो सके। इस प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती और दूध का गाढ़ापन और प्रकृति एक रूप हो जाती है। तो क्या होती बोलते हैं इसको, एक रूप करने को होमोजेनाइजेशन, है ना। किससे होता है, इससे वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है ना, इसे बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगला देखो, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल की सहायता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, बी ऑप्शन पढ़ लिए। ताजे दूध को वायु में खुला रहने से यह अनेक रोगजनक अविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज और को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, जो दूध को खट्टेपन का कारण बन जाता है, दूध को खट्टा कर देता है। ओके, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होगा। लैक्टिक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, किसको, लैक्टोज शर्करा को जीवाणु बदल देते हैं, इसके कारण होता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान प्रयोग करता है, तो लैक्टिक अम्ल, डी ऑप्शन। ओके, डी। दूध से दही उचित तापमान यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 12 घंटों में स्ट्रेप्टोकॉक्स एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीवाणु होते हैं द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोज के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन का कारण बनता है। दही कैसे बनती है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 12 घंटों में। कौन कौन से दो जीवाणु जिम्मेदार हैं इसके लिए, कौन से, स्ट्रेप्टोकॉकस और लैक्टोबैसिलस, इनके द्वारा लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदला जाता है। ठीक है, इसलिए होता है इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है, तो कौन सी है ना, जीवाणु की, है ना, बैक्टीरिया की, वही दोनों, लैक्टोकॉकस और बैसिलस था ना, कौन सा, दो जीवाणु थे, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकॉकस, ये दो जीवाणु की आवश्यकता होती है। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, लौंग के, तो यूजेनॉल होता है ना लौंग में, इंपॉर्टेंट है। लौंग के तेल यानी क्लोव्स ऑयल का प्रमुख घटक यूजेनॉल होता है। यूजेनॉल यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक, एनाल्जिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और एंटीसेप्टिक है, दोनों प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। मेडागास्कर तथा इंडोनेशिया लौंग के मुख्य तेल उत्पादक हैं। ठीक है, अगला, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस फल का उपयोग करते हैं, तो अमरूद का होता है भैया, कहाँ है, सी ऑप्शन। देखो, पपीते में पापाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता, अतः यह जेली बनाने के लिए श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथे में पैक्टीन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पैक्टीन की उपस्थिति के लिए यह शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, अमरूद। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे रुचिकर स्वाद देते हैं, रसायनों पर निर्भर करते हैं, खरीदने में महंगे होते हैं, पर्यावरणीय हैं, प्रदूषण से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं, बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशक प्रयोग के उगाए जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक बोलते हैं, कार्बनिक खाद मतलब कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक खाद जो होते हैं, कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं, तो ये है कारण। ठीक है, 28 हो गया। 29 नंबर देखिए, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है, तो किस संदर्भ में होता है, विषाणु जनित रोगों का प्रसार। देखो समझ लो क्या है, ACE2 का पूर्ण रूप होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। यह कोविड-19 हेतु उत्तरदायी विषाणु SARS-CoV-2 हेतु प्रवेशग्राही यानी एंट्री रिसेप्टर का काम करता है। वास्तव में ACE2 विभिन्न कोशिका प्रकारों की सतह पर पाया जाता है। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, 21 में आया था ये, इसमें उस टाइम करंट का था, तो करंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है, फसली पादपों का क्लोरी प्रवर्धन, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों पादपों का विकास, पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन, जैव उर्वरक का उत्पादन, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास के लिए बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2 का प्रयोग किया जाता है। बॉलगार्ड 1 BT कॉटन यानी एक जीनिक प्रौद्योगिकी जो होती है ना, भारत की प्रथम फसल जैव प्रौद्योगिकी है, जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यावसायीकरण हेतु अनुमोदित किया गया। बॉलगार्ड 2 दोहरी जीन प्रौद्योगिकी डबल जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी है, जिसे 2006 में अनुमोदित किया गया।
ये दोनों प्रौद्योगिकियाँ आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के विकास से संबंधित हैं। बॉलगार्ड 1, बॉलगार्ड 2, ये दोनों प्रौद्योगिकियाँ बॉलवर्म के नियंत्रण में एक पर्यावरणीय अनुकूल विधि है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। देखो ये भी 21 का है, करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम पे करंट में रहा होगा, उस टाइम इसलिए पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग जैसे ही करंट, जब एग्जाम पास आएगा ना उस टाइम करंट पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ों को एक बार फिर देख लेंगे जो नई करंट में आएगी है। ओके, शेयर करिए और शुरू करेंगे आज हम एक नई चीज़। बताया ना जैसे मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट का टेस्ट सीरीज है ना, किरण की बुक से शुरू करने जा रहे हैं अब। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा शेयर करिए, लोगों को बताइए, चैनल को ग्रोथ करवाइए है ना, बाकी मैं आपको हेल्प करूँगा पूरा। ओके, थैंक यू सो मच।